हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द ईडू एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं अविनाश कुमार लेके आया हूं आज का जो क्लास है, जैसा कि आप पीछे थंबनेल में भी देख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। आप पीछे थंबनेल में भी देख सकते हैं, ये वर्दी वाली सीरीज चल रही है। अगर आप बिहार स्पेशल कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बिहार सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी टीचर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ और एनी अदर कोई भी स्टेट का आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी डिटेल में यहाँ पढ़ाया जाता है। पढ़ाने का स्टाइल मेरा जानते ही हैं कि पहले मैं जो हाईलाइटेड टॉपिक होता है उसके बारे में पूरा डिस्कशन कर देता हूँ और उससे रिलेटेड है जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी आधार पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ, यानी एमसीक्यू करवाता हूँ। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है और ये भारतीय संविधान का क्लास चल रहा है। धीरे धीरे आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट का क्लास मिलते जाएगा। अगर आप करंट अफेयर का देखना चाहते हैं तो आपको चैनल पे बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी मिल जाएगा, जिसमें जनवरी पूरा महीना कवर किया गया है 2023 का। साथ ही साथ 22-23 का भी एक सीरीज चल रहा है, लगभग 5000 क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के बिहार स्पेशल प्ले करंट अफेयर में जाकर के क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का हम जो है क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं पहला जो यहाँ पे है कि भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था स्थापित की है। भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था स्थापित की है। क्लियर है? जिसमें शीर्ष पर कौन है? उच्चतम न्यायालय है। मतलब सबसे ऊपर जो है कौन रहता है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट रहता है। उसके बाद जो है हाई कोर्ट आता है। सभी राज्य में, लगभग राज्यों में हाई कोर्ट है। और उसके बाद जो है सेशन कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह लोग आते हैं। तो सबसे शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? तो उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। न्यायालय की एकल व्यवस्था जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय के उपबंध का उल्लेख है। क्या है? उपबंध का उल्लेख है। किसमें? भाग 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में उच्चतम न्यायालय की बात की गई है भारतीय संविधान में। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि अनुच्छेद 124(1) के तहत प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में, किसमें? जब मूल उच्चतम न्यायालय की बात आई थी तो प्रारंभ में जब उच्चतम न्यायालय की बात आई थी उस समय भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया था कि उच्चतम न्यायालय में टोटल 8 न्यायाधीश होंगे। कितने? टोटल 8 न्यायाधीश होंगे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 जो है अन्य न्यायाधीश होंगे। ये कब था? जब शुरुआती उच्चतम न्यायालय के प्रावधान आए थे तो उस समय ये लाया गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कुल टोटल कहा जाए तो 8 न्यायाधीशों की बात की गई थी। लेकिन वर्तमान समय की अगर बात कर ले तो वर्तमान समय में जो है अभी जो किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 33 न्यायाधीश हैं। कितने? कुल 33 न्यायाधीश जो हैं होंगे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। किसमें? सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होने की बात की गई। कब? सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा। किसमें? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। जबकि मूल रूप से जब बना था, उच्चतम न्यायालय के प्रावधान ऐड किए गए थे तो उसमें जो बात की गई थी कि टोटल 8 न्यायाधीश होंगे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 जो है अन्य न्यायाधीश होंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कर लें तो उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब बात आता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने का जो अर्हताएं हैं, जो क्वालिटी है और जो कहा जाए कि जो नियम है, वो कौन कौन फुलफिल कर सकता है, कौन कौन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रख सकते हैं, तो इनके कुछ कहा जाए कि पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। वो भारत का नागरिक जो होगा वही जो है पहला कैटेगरी तो यही है कि आपको भारत का नागरिक होना होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट है कि कम से कम किसी उच्च न्यायालय यानी किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम आप 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुके हों। कितने? कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुके हों, तभी आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। या फिर तीसरी कैटेगरी की अगर बात कर ले, अगर आप न्यायाधीश नहीं हैं तो कम से कम किसी हाई कोर्ट में आप 10 वर्षों तक वकालत किए हों। कितना? कम से कम 10 वर्षों तक आप वकालत यानी वकील रहे हों और वहाँ कामकाज किया हो, तभी आप योग्य माने जाएंगे न्यायाधीश के लिए। किसके? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए। तो 3 पॉइंट जो मुख्यतः है वो क्या है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष तक कम से कम किसी भी हाई कोर्ट में आपको जज रहना होगा, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक आपको अधिवक्ता यानी वकील रहना होगा, या फिर एक लास्ट जो कैटेगरी आती है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। चौथा जो कैटेगरी है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़रों में, राष्ट्रपति की राय में पारंगत मतलब जो है कानून का अच्छा ज्ञानी हो और कानून के बारे में अच्छी समझ हो, तो राष्ट्रपति उनकी सिफारिश कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पे समझ चुके कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या अर्हता यानी क्वालिटी होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ दी जाती है। किसके पक्ष? प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति, एक तो राष्ट्रपति के के साथ लेना है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति फ्री नहीं है, वो किसी काम में व्यस्त है, चाहे उनके द्वारा अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो उन्हीं व्यक्ति के सामने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो है अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। क्लियर है? क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट रखते हैं कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कब? 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जब एक बार बन जाते हैं तो 65 वर्षों की आयु तक वो उस न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे। मतलब आप 65 वर्ष से ज़्यादा दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन के नहीं रह सकते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यायाधीश कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित, न्यायाधीश जो है कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, कोई जज अगर चाहे कि मुझे अपने पद से त्याग देना है, तो एक तो पहला अगर वो 65 वर्ष की आयु हो जाते हैं, पूरी कर लेते हैं, तो उनका त्यागपत्र ले लिया जाता है या फिर उनको रिटायरमेंट दे दी जाती है। लेकिन अगर न्यायाधीश खुद चाहे कि 65 वर्ष की आयु से पहले मुझे इस पद को छोड़ देना है, तो वो जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं किनको त्यागपत्र देंगे? तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर करके उनको त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया है। अगर आप पहले क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता जो है भारत के संचित निधि द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? भारत के संचित निधि पे जो है वो भारित रहता है। क्लियर है?
यानी भारत का संचित निधि ही जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता वगैरह सब प्रोवाइड कराती है और ये भार भारत के संचित निधि पर ही पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश यानी जो मेन जज हैं, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, उनकी अगर वर्तमान में सैलरी की बात कर ली जाए, वेतन की बात कर ले, तो वो है 2,80,000 रुपया। कितना? 2,80,000 रुपया। वहीं पर अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की बात कर लें तो उनका जो मासिक वेतन है वो 2.5 लाख है। कितना है? 2.5 लाख रुपए है। तो क्लियर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो वेतन है, सैलरी है, वो 2,80,000 रुपया, जबकि उनके अन्य जो जस्टिस रहते हैं, न्यायाधीश रहते हैं, उनका 2.5 लाख रुपया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली है। ये बात आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में अवस्थित है, दिल्ली में है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और भी बदल सकता है। मतलब ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं गया है संविधान में कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली में ही हो सकता है। अब दिल्ली में बिल्डिंग बना हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर लगे कि सुप्रीम कोर्ट को किसी और शहर में हमें तब्दील कर देना है, किसी और शहर में ले जाना है, तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति से अनुमति के बाद उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और नियुक्त कर सकता है। कौन कर सकता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय सभी न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता ले सकता है। मतलब उच्चतम न्यायालय को जब भी आवश्यकता हो तो देश के किसी भी न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी से उच्चतम न्यायालय राय विमर्श या चर्चा कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक की बात कर ले तो वो कौन है? उच्चतम न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु लेख या रीट जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नागरिकों को, सिटीजन के जो मौलिक अधिकार हैं नागरिकों के, उसकी रक्षा के लिए लेख या रीट जारी कर सकते हैं। तो ये जो है किसके अंतर्गत? आर्टिकल 32 यानी संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट या लेख को जारी करने का पावर रखता है, अधिकार रखता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो रहा, ये हाईलाइटेड पॉइंट थे कुछ, जिससे जो है क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। उन्हीं क्वेश्चनों को इन्हीं हाईलाइटेड पॉइंटों के आधार पर मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कुछ एग्जामों में पेपर में आए हुए हैं उनको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो आप क्लास में बने रहें और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? आपके पास ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। तो अगर आप लोगों ने जो मैंने इससे पहले जो अभी क्लास हुआ है अगर उसे आप ध्यान से देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आप चुटकियों में दे सकते हैं। उत्तर इसका क्या होगा सही? भाग 5। भाग 5 में जो है संविधान का संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान के व्याख्याकार
और संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी भारत का महाधिवक्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन सी। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? यहां पर अगर प्रीवियस क्वेश्चन में आप जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे तो यहां पे आपको देखने का मिलेगा कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वहीं पर अगर दूसरे क्वेश्चन की बात कर ले कि भारतीय संविधान का व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है, तो पहला जो आपका ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो सही आंसर आता है वो है सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो आपको जो चार ऑप्शन यहां पर देखने को मिलेगा, सबसे पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन बी की बात कर ले तो ऑप्शन बी में दिया गया है चार्टर्ड अधिनियम 1853। ऑप्शन सी में है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी में है भारतीय संविधान अधिनियम 1950। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी ऑप्शन सी। क्लियर है? सरकार नहीं, यहाँ शासन अधिनियम होगा दोस्तों। यहाँ पे जो है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था है? मूल रूप से यानी जब सुप्रीम कोर्ट की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट बन के पहली बार जो है भारतीय कानून में अपना कार्यभार सौंप रहा था, कार्यभार देख रहा था, उस समय की बात कर रही है। तो अगर आपने प्रीवियस अभी देखा ही होगा, मैंने जस्ट इस बारे में डिस्कशन किया है कि जब मूल संविधान में जब सुप्रीम कोर्ट बना था उस समय जो है न्यायाधीशों के बारे में बात की गई थी कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी टोटल 8 न्यायाधीशों की बात की गई थी। कितने? टोटल 8 न्यायाधीशों की बात की गई थी। लेकिन इसमें जो पूछ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें बोला जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के जो अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या होती है वो कितनी होगी? तो वो होगी 7। कितनी? 7 जो थे वो अतिरिक्त न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? तो अतिरिक्त जो है 30। अतिरिक्त न्यायाधीश कितने? 30 प्लस 1 कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश। यानी टोटल की अगर बात करेंगे तो 31 न्यायाधीश अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होता है। लेकिन अगर बात कर ले कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके अतिरिक्त न्यायाधीश की बात करें तो वो 30 होगा और टोटल की बात करें तो वो आके संख्या आपका 31 होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है?
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी विधि मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद को ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वृद्धि और कम करने की शक्ति प्रदान की गई है, यानी संसद के द्वारा ही उसमें कम और ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या की जा सकती है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका ऑप्शन जो 4 है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति जी के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करता है? तो ऑप्शन ए नंबर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी से, ऑप्शन डी भारत के विधि या कानून मंत्री से। तो इसका जो है लॉजिकल आपको आंसर पता चल जाना चाहिए कि जो है किससे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। कौन? किसकी नियुक्ति के लिए? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑप्शन ए है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर बन के आता है फ्रांस, यानी फ्रांस के संविधान से ही प्रेरित है न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? किसका? कितने वर्ष कम से कम उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है कि उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए और उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक एडवोकेट यानी वकील होना चाहिए। अगर न्यायाधीश की बात आएगी तो आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश बन के रहना होगा। कितना? कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश बन के रहना होगा। लेकिन अगर वकील की बात कर ले, एडवोकेट की बात कर ले, अधिवक्ता की बात कर ले, तो कम से कम आप 10 वर्ष तक, जब तक हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर लेते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? एडवोकेट यानी वकील की बात कर रहे हैं, वकालत की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा 10। कितना? 10 वर्ष। कम से कम आपको कितना? 10 वर्ष करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा कि 10 वर्ष आपको कम से कम वकालत वहाँ पे करना होगा। कहाँ पे? हाई कोर्ट में, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 55 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 58 वर्ष। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए 65 वर्ष, यानी 65 वर्ष की आयु हो जाने पर, पूरी कर लेने के बाद आपको पदमुक्त कर दिया जाएगा, आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। किनको? सुप्रीम कोर्ट के जज को या न्यायाधीश को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
उसके पद से केवल किन प्रमाण के आधारों पर हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाण के आधार पर हटाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है ए कदाचार यानी भ्रष्टाचार कहा जाए, दूसरा ऑप्शन बी असमर्थता। मान लीजिए कि आपकी एज हो गई है और सुप्रीम कोर्ट हायर अथॉरिटी है न्यायपालिका की भारतीय संसद में, और आप जो है सही फैसला लेने योग्य, क्योंकि धीरे धीरे एज होने के बाद आपका माइंड पहले के जैसा नहीं रहता है और आप फैसला सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जा रही है वैसे केस में कि आप क्या कहा जाए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं, कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं, कोई फैसला में आपका सहयोग नहीं हो पा रहा है, तो उसे ही असमर्थता कहेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि किन प्रमाण के आधार पर हटाया जा सकता है? तो पहला अगर रहे कि आप पे कदाचार भ्रष्टाचार आदि साबित हो जाए, दूसरा जो है आप पे असमर्थता यानी आप असमर्थ हों तो भी आपको मुक्त किया जा सकता है, आपके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ए और बी दोनों ऑप्शन दिया है। तो आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी दिया है उपयुक्त दोनों, यानी अगर ये दोनों कदाचार और असमर्थता दोनों में से कोई एक आप में आ जाए तो आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद से हटा दिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पद मुक्ति का आदेश कौन जारी कर सकता है? मान लीजिए किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगा दिया जाए, महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाए, तो किसके आदेश पर जो है वो पद मुक्त हो जाएंगे? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। किस पे? लोकसभा अध्यक्ष पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट के जज पे महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा में ही लगाया जा सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के कौन से अध्यक्ष? लोकसभा के अध्यक्ष ही वो पद त्याग का आदेश दे सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था? क्या रहा था? असफल रहा था। कब लाया गया था? 11 मई 1993। तो ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति रामास्वामी, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति एचपी भरूचा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। कौन? न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? जिसे बिना देखे आप टिक मार दीजिए 2,80,000 रुपया, और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपया। कितना? 2,50,000 रुपया। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपया और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपया यानी 2.5 लाख रुपये। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी टिक करके आइए आप, 2,50,000 रुपया यानी 2.5 लाख रुपया की रकम प्रति माह वेतन के रूप में मिलता है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को। और सुप्रीम कोर्ट के जो मेन न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन्हें 2,80,000 रुपया का वेतन प्रति माह दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि पर जो है ये भारित रहता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता। क्लियर है? क्लियर है तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, कौन? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उसका काम कौन करेगा? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद देश में खाली हो तो उनके स्थान पर उनका कार्य कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जो आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश
यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से भारत के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी जस्टिस मेहर चंद्र महाजन, ऑप्शन सी जस्टिस पी एन भगवती, ऑप्शन डी जस्टिस बी के मुखर्जी। तो इसका जो सही आंसर होगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है वो होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेवानिवृत्ति, किसके सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की जो है सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाते हैं, वहाँ पे न्यायाधीश रह के रिटायर हो जाते हैं, तो बात आती है कि क्या वो निचली अदालतों में न्यायाधीश बन के काम कर सकते हैं या फिर निचली अदालतों में वकालत कर सकते हैं यानी अधिवक्ता बन सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, यानी किसी भी न्यायालय में वो कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज से रिटायरमेंट ले लेता है, रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, वकालत नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का जो है वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन? संसद। ऑप्शन सी संसद। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज, कौन सा न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई होती है, न्यायिक कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है इंग्लिश यानी अंग्रेजी, ऑप्शन ए है आपका हिंदी, ऑप्शन बी है इंग्लिश या अंग्रेजी, ऑप्शन सी है दोनों यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों, ऑप्शन डी है 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजी यानी इंग्लिश। किसमें? इंग्लिश। इंग्लिश में जो है बात न्यायिक कार्रवाई चलती है, किसमें? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है। ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी अधीनस्थ न्यायालय, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो इसका सही आंसर है अधीनस्थ न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने से नीचे वाले लोअर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट जिसे कहते हैं, इन सब कोर्टों की समीक्षा या निरीक्षण कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है। विकेंद्रीकृत, ऑप्शन ए विकेंद्रीकृत, ऑप्शन बी एकीकृत, ऑप्शन सी सामूहिक, ऑप्शन डी व्यवहारिक। तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन वी है एकीकृत है। कैसा स्वरूप है भारत में न्यायपालिका का, कैसा स्वरूप है? तो एकीकृत स्वरूप है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद का निपटारा कहाँ किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है, ऐसे मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में इसका निपटारा होगा। लेकिन आपको ऑप्शन इस तरह से मिलेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी भारत का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा भारत का उच्चतम न्यायालय। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें अगर कोई विवाद पैदा होता है तो उसकी कार्रवाई आपको सुप्रीम कोर्ट इंडिया में ही देखी जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। ये उसका कौन सा अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट का जो मामले को सुलझाने का अधिकार है, तो कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का कौन सा अधिकार है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी जो है पूर्णवाहिक अधिकार, ऑप्शन डी है वर्णसीय अधिकार, ऑप्शन डी है बहुमुखी अधिकार। तो इसका जो है सीधा सा आंसर है कि ये सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार बनता है कि भारत के, इंडिया के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई गड़बड़ी होता है या कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगी, जो उसका मौलिक अधिकार है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा। तो इसका जो सही आंसर है वो है उच्चतम न्यायालय। न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार किसे है? यहाँ थोड़ा सा ये किसे है? तो ये है उच्चतम न्यायालय को। किसे? उच्चतम न्यायालय को। यहाँ पे कर दीजिए आप पी। उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था किन किन देशों के संविधान में है? न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था किन किन देशों के संविधान में है? तो ऑप्शन ए है केवल भारत में, ऑप्शन बी केवल अमेरिका में, ऑप्शन सी भारत और अमेरिका दोनों में, ऑप्शन डी केवल ब्रिटेन में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत और अमेरिका दोनों में न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के विवाद का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केंद्र और राज्यों के विवाद का समाधान करना सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है प्रारंभदर्शी, ऑप्शन बी है अपीलीय, ऑप्शन सी है संवैधानिक, ऑप्शन डी है प्रारंभिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रारंभिक अधिकार है किसका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। अगर राज्य और केंद्र के बीच कोई भी विवाद उत्पन्न हो तो उसे निपटाने का। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका जिसे हम PIL भी कहते हैं। क्या? PIL भी कहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा PIL के बारे में। तो यही क्वेश्चन है कि PIL या जनहित याचिका कहाँ पे दायर की जा सकती है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों में। उच्च न्यायालय मतलब हो गया हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? इसका ऑप्शन है मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी है इनमें से सभी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है उन्हें हटाने के लिए। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? कौन आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? किसके? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में कौन आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायमूर्ति,
उच्च न्यायालय का यानी हाई कोर्ट का, ये क्या हो गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का कोई सेवारत न्यायमूर्ति। ऑप्शन सी केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। ऑप्शन डी केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही ऑप्शन है केवल भारत के रिटायर्ड जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही बन सकते हैं। किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार इस आयोग के अध्यक्ष। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। यानी ऐसा क्वेश्चन है कि कौन सा वाद हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट जिसमें कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वो संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है। जिसका ऑप्शन है केशवानंद भारती वाद जो हुआ था उसमें। ऑप्शन बी है गोलकनाथ वाद। ऑप्शन सी है गोपालन वाद। ऑप्शन डी है मिनर्वा वाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती वाद। कौन सा? केशवानंद भारती वाद में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए हीरालाल जे कन्या। ऑप्शन बी JN वांचू। ऑप्शन सी SS सिकरी। ऑप्शन डी YV चंद्रचूड़। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीरालाल जे कन्या। हीरालाल जे कन्या जो है वो जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा था? यानी सबसे ज्यादा दिनों तक अभी तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं YV चंद्रचूड़। कौन सा? YV चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय पर तक कौन रहा है? तो ये रहे हैं कमल नारायण सिंह। कौन रहे हैं? कमल नारायण सिंह जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सबसे कम दिनों तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए सुनंदा भंडारे। ऑप्शन बी लीला सेठ। ऑप्शन सी फातिमा बीबी। ऑप्शन डी इंदिरा जयसिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फातिमा बीबी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सबसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी जब PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए M हिदायतुल्ला। ऑप्शन बी AM अहमदी। ऑप्शन सी AS आनंद। ऑप्शन डी PN भगवती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी PN भगवती। कौन थे? PN भगवती थे। कब? जब PIL लाया गया था तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती जी थे। तो दोस्तों ये था सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल आपका वीडियो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे करवा दिया गया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है इस वाले बटन को दबा करके। बगल में आपको मिलेगा बेल आइकन, इस बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। और मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो कंटेंट तैयार करके ला रहा हूँ वो कंटेंट बेहतर है। और भी अगर कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इन क्लासों का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में आकर के ज़रूर बताएं
ताकि मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करके वहाँ पे आपको इस सभी क्लास का आपको जो PDF है आपको वहाँ प्रोवाइड कराता हूँ। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो, आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर इसी तरह का रेगुलर क्लास पाना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगला कोई टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।